बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पार्ट 3 है और आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पिछले वीडियोस के अंदर हम रेवेन्यूज़ को, पहले पार्ट में हमने रेवेन्यूज़ को डिस्कस किया, दूसरे पार्ट में हमने कुछ एक्सपेंसेस को डिस्कस किया था जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ आइटम होंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रेडिंग में जा रहे होंगे, कुछ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन से ट्रेडिंग में जाने हैं, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में, साथ साथ हम उसको बताते चले जाएंगे। पिछली वीडियो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लें और रेवेन्यू के हवाले से आप पार्ट 1 को भी जरूर देखिएगा। सीक्वेंस में देखते जाएंगे तो चीज़ें ज़रा आसान रहेंगी। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो हमारे पास आइटम है वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी रॉयल से निकला है, रॉयल जैसे कि बादशाहत, रॉयल किंग को कहते हैं। तो अब ये क्या है, मलकियत से इसका असल में ताल्लुक़ है कि कुछ एक पर्टिकुलर कोई भी एक आइटम है, कोई सर्विस है, जो भी चीज़ है, वो जो एक उसका ऑनर है, जो उसका फाउंडर है, उसके पास एक चीज़ होती है, वो जब चल जाती है तो फिर लोग उस चाहते हैं कि इतनी अगर ये वैल्यूएबल चीज़ है तो ये हमें भी मिले, हम भी इसको सेल करें। वो अलग बात है कि हम इसको सेल करेंगे, ये इसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसका हम ये है कि कुछ ना कुछ चार्जेस मालिक को भी पे करेंगे। अब ये आप जो रॉयल्टी पे करते हो, ये इसका ताल्लुक परचेज के साथ भी हो सकता है। यानी आप कोई राइट ले रहे हो, रॉयल्टी मतलब क्या है कि चार्जेस है, आप पे कर रहे हो और उसके बदले में आपने राइट्स ले लिए किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के। क्या रॉयल्टी क्या है कि आप पे कर रहे हो लेकिन उसके बदले में आपने राइट्स ले लिए सेल करने के। दोनों भी हो सकते हैं। अब इसमें दो ही तरह की होंगी, मतलब या तो रॉयल्टी आप पे कर रहे हो ऑन द परचेज ऑफ आइटम, या आप रॉयल्टी पे कर रहे हो ऑन द सेल ऑफ आइटम। अब सेल के साथ ताल्लुक हुआ तो फिर इसका मतलब इनडायरेक्ट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। परचेज के साथ ताल्लुक है तो फिर वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और इससे तो कुछ अगर मेंशन ना हो, खाली रॉयल्टी लिखा हो, तो फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, बीइंग अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये इसके हवाले से आप इसको मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। रॉयल्टी मीन्स रेंट, रॉयल्टी रेंट है। तो जैसे इंटरेस्ट रेंट होता है, इसी तरह रॉयल्टी एक रेंट है। इट इज rent paid by the producer to the owner of an article for acquiring the right to use or produce that article। कोई भी एक आर्टिकल है उसको वो यूज करना चाहता है तो उसकी रॉयल्टी पे करेगा। जैसे मतलब होता है ना, पेटेंट्स वगैरह ले लेते हैं तो पेटेंट्स क्या इंटेंजिबल एसेट होता है आपका एक तरफ, लेकिन अगर आप उसको जितना जितना यूज करते चले जाओगे आपका वो एक्सपेंस बनता चला जाएगा। तो वो आपका परचेज के साथ ताल्लुक है तो फिर वो ट्रेडिंग में, और अगर सेल के साथ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। For example, amount paid to the owner of patent for use of patent right, or amount paid to the author of a book on acquiring the right to publish this book, etc. So royalty may be based on the production of the goods or the sale of goods. If it is based on the production of the goods, then it is debited to the trading account, being a direct expense. बात आपको समझ लगी होगी। अगर प्रोडक्शन के साथ उसका ताल्लुक है तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा। If it is based on the sales of the goods, then it is debited to the profit and loss account, being a indirect expense. अगर इसका ताल्लुक सेल के साथ है तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो रॉयल्टी के एतबार से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यानी खाली रॉयल्टी, परचेज के साथ रॉयल्टी और सेल के साथ रॉयल्टी। ये है रॉयल्टी का, और इसमें आपको पता चल गया होगा कि आपको इसको क्या करना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट आइटम एक लिखा हुआ आपको मिल सकता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल का मतलब है कि ये कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, जो डे टू डे आपकी चीज़ें जो है फैक्ट्री में वगैरह के अंदर उसकी मेंटेनेंस के लिए, मशीनरी की मेंटेनेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, वो कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं। Are the expenses incurred to keep the machine in the right condition, or includes engine oil, cotton waste, grease, waste and the waste consumed in the factory। कोई भी इस तरह की चीज़ें, ऑयल है, ग्रीस वगैरह है, या उसकी मेंटेनेंस के लिए जो भी उसके साथ आप यूज़ करते हो, सो दैट कि वो सही काम करती रहे, उसकी सही कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो भी आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करोगे फैक्ट्री के अंदर, वो आपके कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं। अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंसेस आर कनेक्टेड टू द फैक्ट्री हैंड्स डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ताल्लुक फैक्ट्री के साथ है, प्रोडक्शन के साथ, और दैट्स बैक के डायरेक्ट हुए और जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। नाम से जाहिर है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ताल्लुक किसका किसके साथ है, प्रोडक्शन के साथ या मैन्युफैक्चरिंग के साथ। सो आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फैक्ट्री व्हाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स। चीज़ों को प्रोड्यूस करते वक्त उन चीज़ों के साथ जो खर्चा हुआ है ये इस तरह के हैं। जैसे फैक्ट्री के इंश्योरेंस आपके पास है तो वो फैक्ट्री है तो इंश्योरेंस है, फैक्ट्री नहीं होगी तो वो भी नहीं होगी, तो उसकी जो इंश्योरेंस होगी वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। फैक्ट्री का रेंट हो गया, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होगी। मटेरियल आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसमें 3 मेन डायरेक्ट खर्चे होते हैं, मटेरियल का, लेबर का और फैक्ट्री ओवरहेड का। तो अब इसमें मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है। सच एज फैक्ट्री ओवरहेड में क्या कहते हैं, जैसे हीटिंग एंड लाइटिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग एटसेट्रा आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होंगी ये सारे के सारे क्या होंगे, ये डेबिट होंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक है, तो इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे। ट्रेड एक्सपेंस,
Trade expenses are the small expenses of the various items incurred on the daily basis. Amount of such expenses recorded in the trade expense अकाउंट. अब देखें ट्रेड एक्सपेंस नाम से ये लगता है कि हम कंफ्यूजन होते हैं इसके साथ. आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना है कि ट्रेड एक्सपेंस देखते ही हमें वो मैच कर जाता है ना, ट्रेडिंग. तो हमें लगता है कि ट्रेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे. नहीं, ट्रेड एक्सपेंस जो है ये आपके जनरल एक्सपेंस है, डे टू डे आपकी जो ऑफिस में आपके पास होते हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए. तो जनरल एक्सपेंस इनको कहते हैं, ये मिसलिनियस एक्सपेंस इनको कहा जाता है, या सैंड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे सैंड्री एक्सपेंसेस हैं, या पैटी एक्सपेंसेस वगैरह जो है, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस डे बाय डे चल रहे होते हैं, आर द अदर नेम फॉर सच एक्सपेंसेस एंड सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ट्रेड एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस होते हैं या मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए इनको ट्रेडिंग में नहीं लेके जाएंगे, इनको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे और डेबिट साइड पे लिखेंगे. इसको थोड़ा सा ख्याल रखना है, कंफ्यूज नहीं होना ट्रेड से ट्रेडिंग के साथ. उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. नाम से आ रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब प्रिंटिंग का खर्चा है प्रिंटर वगैरह के ऊपर, स्टेशनरी मतलब कॉपी पेंसिल वगैरह का. ये इस तरह के एक्सपेंस है. ये भी बाज़ दफ़ा जनरल में लिख दिए जाते हैं, बाज़ दफ़ा इनको जो है वो अलग कर दिया जाता है. तो अगर अलग आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इंक्लूड द एक्सपेंसेस द पेंसिल, इंक रिमूवर, वाइटनर, बोर्ड मार्कर, प्रिंटर, पेपर, प्रिंटर्स, इंक वगैरह दैट साइड. ये इस तरह की जो चीज़ें हैं एटसेट्राज. दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द ऑफिस. ये ऑफिस के साथ है, चूंकि पेन पेंसिल का काम वर्कर का तो नहीं है, मतलब जो लेबर है उसको तो पेन पेंसिल के साथ जरूरत नहीं. तो ऑफिस में जो बंदा बैठा है उसको यूज़ करना है, प्रिंटिंग वगैरह हो गई है, जो भी मेलिंग वगैरह या लेटर्स वगैरह लिखने हैं या उसका जो भी है, इसका मतलब ये एक्सपेंस भी ऑफिस के हैं, तो इसको डेबिट होना है फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. हाँ, इसके साथ एक और पॉइंट है अनयूज्ड स्टेशनरी, जिसको हम स्टेशनरी स्टॉक कहते हैं. रिगार्ड स्टेशनरी स्टॉक एंड इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अगर कोई स्टेशनरी आपने खरीदी, अब वो ये तो नहीं है कि आज आपने पेंसिलों का जो है वो एक डब्बा खरीदा है, उसमें 10 पेंसिल वो ऐसे आते ही खरीदते ही वो सारी यूज़ होगी, ऐसा तो नहीं है. जूस का डब्बा थोड़ी तो पी लिया गया. क्या है कि पेंसिल अब आई है, अब ये पेंसिल जितना इसमें से चले जी 5 पेंसिलें आपने यूज़ किया और 5 पेंसिल यूज़ हो रही हैं. अब जो आपका स्टॉक पीछे अनयूज्ड पड़ा हुआ है ना, उसे हम अपना एसेट कंसिडर करते हैं. उन्हें हम चूंकि अपना स्टॉक कंसिडर करेंगे, एसेट कंसिडर करेंगे, तो एसेट साइड में जाना चाहिए, तो करंट एसेट होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा. तो इसलिए अनयूज्ड आपके पास जो स्टेशनरी होगी या जो स्टेशनरी का जो स्टॉक होगा वो एसेट होगा. ठीक है. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टोटल वो स्टेशनरी दे देता है, उसमें से कहते हैं इतनी अनयूज्ड है, तो अनयूज्ड हम उसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि ये अभी यूज नहीं हुई, तो मतलब ये एक्सपेंस भी नहीं बना, ये अभी एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर हमारे एसेट्स होते हैं. तो मतलब एसेट है तो इनको हमें करंट एसेट पे लिखना है. तो ये बात आपको समझ लगी होगी स्टेशनरी के हवाले से, अनयूज स्टॉक या स्टेशनरी स्टॉक, ये बात याद रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट. ये मार्केटिंग की एक टूल है जिसके ज़रिए से इश्तिहार वगैरह दिया जाता है चीज़ों को प्रमोट करने के लिए. तो वो क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इज़ द टूल टू प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस ऑफ बिजनेस. प्रोडक्ट आर सर्विस. ठीक है, प्रोडक्ट आर सर्विस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की कोई सर्विस है, बिजनेस का प्रोडक्ट है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो. एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स आर कनेक्टेड विद द सेल्स, हेंस डेबिटेड टू द प्रॉफिट. क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का ताल्लुक जो है वो सेल्स के साथ है, मार्केटिंग के साथ है, तो इसका मतलब फिर इनडायरेक्ट टू और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. तो इसी तरह रिपेयर्स आए, तो रिपेयर्स आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एंड द ऑफिस इक्विपमेंट्स. तो दे आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिपेयर्स हैं तो कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं. इफ रिपेयर्स आर मेड ऑन अ न्यूली परचेज्ड एसेट, अगर कोई नया एसेट आपने खरीदा है तो देन दीज आर डेबिटेड टू द एसेट्स अकाउंट बीइंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर आपको नया एसेट खरीदा और उस पर रिपेयरिंग करेंगे तो फिर वो रिपेयर अकाउंट्स में नहीं जाएंगे, और ना वो जाएंगे आपके ट्रेडिंग के अंदर या बाकी में, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे और बैलेंस शीट पे शो होते हैं, क्योंकि वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर है. इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, 14वां चैप्टर है, ऑलमोस्ट क्या बल्कि 14वां चैप्टर है आपकी बुक का, इकॉम का. तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को 14 चैप्टर में. इफ़ रिपेयर्स आर मेड टू फैक्ट्री, अगर रिपेयर फैक्ट्री को किए गए हैं, तो फैक्ट्री बिल्डिंग है, मशीनरी है, देन दे मस्ट बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट. तो जी रिपेयर्स के वाले से 3 पॉइंट हो गए. मतलब अगर रिपेयरिंग फैक्ट्री को है तो फिर वो ट्रेडिंग में जाएंगे, अगर खाली रिपेयर्स लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, अगर वो न्यूली एसेट आपने परचेज उसकी रिपेयरिंग कराई है तो फिर वो आपके ना ट्रेडिंग में जाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, बल्कि एसेट की कॉस्ट में ऐड होकर और बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे, क्योंकि वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर है. रिपेयर्स के वाले से ये बातें आपने याद रखनी है. तो ये हो गया जी. उसके बाद बस यही कुछ पॉइंट है, और उसके बाद आ जाता है डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन इज व्हाट, इट इज़ अ वेयर एंड टेयर, तोड़ फोड़ जो होती है इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ऑन अकाउंट ऑफ यूज. जैसे जैसे हम एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर जो भी उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं.
नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाए तो फिर वो ज़रा एडवांस लेवल पर बहुत सारे पॉइंट्स और भी निकलते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है इसको समझने के लिए। तो आईकॉम पार्ट 2 में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, उसमें मैंने बड़े डिटेल में इसको बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन इनफैक्ट होता क्या है और किस किस आइटम पर कैसे कैसे हम लेते हैं और उसके मेथड वगैरह जो भी डिस्कस किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको बेस इसको देखना है और उसके ट्रीटमेंट को देखना है फाइनल अकाउंट में। सो डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट इज डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी डेप्रिसिएशन आपके पास नॉर्मल एसेट के ऊपर होगा तो वो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, चाहे वो मशीनरी पर आ रहा है। हाँ, स्पेशली फैक्ट्री की बात करता है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन मशीनरी पर आ जाए, आपका बिल्डिंग पर आ जाए या कोई भी फर्नीचर पर आ जाए तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करेंगे, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। बाहर दिया हो तो फिर उसकी दो ट्रीटमेंट होती है, 11वें चैप्टर में हम उसको देखेंगे। उसके बाद है रेट्स एंड टैक्सेस, बाज़ दफ़ा लिखा होता है, ये म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन है उनके टैक्स वगैरह होते हैं। आर द टैक्सेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू मीट द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स एंड दीज आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए रेट्स एंड टैक्सेस अगर आपके पास आ जाते हैं तो ये खाली स्पेसिफिकली हैं, लेकिन इनको जनरल एक्सपेंस या जनरल आपके पास टैक्स वगैरह जो है वो ट्रीट करेंगे और इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। सिमिलरली और बहुत सारे आइटम है जिसको फिर एक एक करके जरूरत नहीं है, लेकिन आप इनको याद रख लीजिएगा। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑफिस, administration, marketing, distribution, finance are debited to the profit and loss account. For example, the packing expenses, bank charges, legal expenses, charges और इस तरह करके जो भी वर्ड वगैरह किसी के साथ आएगा तो वो या फी वगैरह आ जाएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएंगे। बाकी कुछ और आइटम होते हैं जैसे कि कमीशन हो गया, तो इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, तो अब इनके साथ आपने ये वर्ड देखना है कि रिसीव्ड है या पेड है। अगर रिसीव्ड है तो फिर वो रेवेन्यू है, जैसे कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू है लेकिन कमीशन पेड एक्सपेंस है। और इस तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर आपके पास है तो वो रेवेन्यू है, लेकिन इंटरेस्ट पेड जो है वो आपका एक्सपेंस है। इसी तरीके से रेंट अगर रिसीव्ड है तो वो रेवेन्यू, लेकिन अगर रेंट पेड है तो फिर वो एक्सपेंस है। और रेंट हो, इंटरेस्ट हो या कमीशन हो या इस तरह की वो चीज़ें जो कि आपने पे की हैं तो वो हमारे एक्सपेंस होते हैं और वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। बस ये था जिसको मैंने जो है वो तेज़ी के साथ जितनी चीज़ें थी मैंने मैक्सिमम आपको बता दी। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिएगा, उससे काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी चीज़ें। और यहाँ तक अब आपको सारे आइटम, मुझे उम्मीद है आपको रेवेन्यूज़ के आइटम, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट रेवेन्यू, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ के हवाले से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आइटम्स भी पता चल गए होंगे अगर आपने सारी वीडियोस सीक्वेंस में देखी हैं तो। अच्छा, अब ये अगर आप देख चुके हो तो अब आपको नेक्स्ट इसका फॉर्मेट दिखाया जाएगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और इन चीज़ों को उसमें रिवाइज भी कर लेंगे उसी लेक्चर्स के अंदर। उस लेक्चर्स को आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और मजीद आप एक स्टेप आगे मूव कर जाओगे। उसके बाद हम फिर बैलेंस शीट और सीक्वेंस वाइज चलेंगे, फिर एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर लास्ट पे हम उसकी कुछ जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह दी हुई हैं बुक्स की वो हम करेंगे। ये थी वीडियो, और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप फिर डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।